जो सारे फोटोज वीडियोस आपने देखा, आज के टाइम पर आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये फोटोज वीडियोस कहाँ के हैं। जी हाँ, ये ओडिशा में हुए वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट का फोटोज वीडियोस था। करीब 300 से ऊपर लोग मारे गए एंड 900 प्लस पैसेंजर्स दे आर हाईली इंजर्ड। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसा गलती कैसे हो सकता है। इतना कुछ हमारे रेलवेज के अंदर है, फिर भी गलती किसका है, सरकार की या हमारे सिस्टम की? आज के वीडियो में वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शान, आप देख रहे हैं स्टोरी एंड। चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। ओडिशा के बालासोर शहर की एक स्टेशन है जिसका नाम है बहानगा बाजार स्टेशन, जिससे थोड़ा पहले ये घटना घटी है। यहाँ पर दो मेन लाइन है, एक है अप लाइन एंड एक है डाउन लाइन, एंड दोनों लाइन से कनेक्टेड है दो लूप लाइन। एंड उस दिन दो लूप लाइन में दो मालगाड़ी खड़े थे एंड वो दो जो मालगाड़ी थे वो फुल्ली पैक्ड थे आयरन ओर से। आयरन ओर एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही स्टेबल एंड बहुत ही भारी होता है। पूरा का पूरा मालगाड़ी उसी कंपोनेंट से भरा हुआ था, तो सोचो कितना ज्यादा भारी वो मालगाड़ी था। एंड उसी टाइम करीब 7 बजे के आसपास शालीमार से चेन्नई जाने वाले करमंडल एक्सप्रेस पास होने का टाइम था। एंड दूसरी तरफ डाउन लाइन से आ रहा था यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस। करीब 7 बजे के आसपास सिग्नल दोनों तरफ का ही पूरा ग्रीन था। यशवंतपुर एक्सप्रेस एंड करमंडल एक्सप्रेस दोनों का सिग्नल पूरा ग्रीन था। इसका मतलब ये है कि दोनों ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चल सकता है। एंड दोनों का मैक्सिमम स्पीड था 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एंड दोनों चल भी रही थी उसी सेम स्पीड से। करमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी एंड यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी कुछ इसी स्पीड से चल रहे थे। आपको शायद पता होगा कि अगर किसी ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में जाना होता है तो वहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि वो ट्रैक को अलग कर देते हैं, वो डिसाइड करता है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम कर्व हो गया है तो वो ट्रेन लूप लाइन में जाएगा, मतलब कर्व हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरलॉकिंग सिस्टम सीधा हो रखा है तो वो ट्रेन सीधा चला जाएगा। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है ये कुछ कुछ जगह पर मैनुअल होता है एंड बहुत सारे जगह पर आज के टाइम पर ये इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कंप्यूटर इसको पूरा तरीके से कंट्रोल करता है। एंड बहानगा स्टेशन से पहले जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। लेकिन हुआ यहां पर ये कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था उसको सीधा होना चाहिए था, मतलब करमंडल एक्सप्रेस को एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो कर्व हो रखा था, इसीलिए करमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चला गया। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि लूप लाइन में पहले से मालगाड़ी खड़े थे जिसमें आयरन ओर थे एंड पूरा ट्रेन उससे भरा हुआ था, तो वो इतना ज्यादा वजनदार थे। जब करमंडल एक्सप्रेस ने उससे टक्कर मारा तो करमंडल एक्सप्रेस का 3-4 डिब्बा बिल्कुल वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन मालगाड़ी वहां से हिले भी नहीं। हाँ, थोड़ा इधर उधर हुआ लेकिन वो अपने पटरी से हिला तक भी नहीं। एंड उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ से आ रहा था हमसफर एक्सप्रेस जो यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रहा था। वो जो ट्रेन था वो लगभग पास हो ही चुका था, लास्ट के जो 3 कंपार्टमेंट थे उससे टक्कर हो गई करमंडल एक्सप्रेस। एंड जैसे टक्कर हो गई वो जो 3 डिब्बा था वो इधर उधर बिखर गया एंड बाकी जो ट्रेन था उससे ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं। रेलवे मिनिस्टर से जब ये चीज पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर था। लेकिन जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड की एक मेंबर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये पूरा एरर प्रूफ है, मतलब इसमें कभी गलती हो ही नहीं सकता। अगर गलती हो जाए तो वो चांस 0.1% का है। एंड साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, कोई एरर आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली सिग्नल रेड हो जाएगा एंड ट्रेन को रुक जाना पड़ेगा। एंड इसके बाद जय वर्मा सिन्हा ने कुछ ऐसा कहा, सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। देखो ऐसा कुछ तो पर्सनली मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो छानबीन किया गया है इससे तो ये साबित नहीं हुआ कि हाँ कुछ वायर कटा हुआ था या फिर कुछ ऐसा हुआ था। तो ये जो बैन उन्होंने दी थी ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा हुआ कैसे। वेल स्ट्रेंज राइट।
एक कह रहा है कि हाँ ये एक फेलियर है, दूसरा कह रहा है कि हाँ ये फेलियर हो ही नहीं सकता, ये एक एरर प्रूफ सिस्टम है, यहाँ पर गलती हो नहीं सकता, अगर हो गया तो जो सिग्नल है ये रेड हो जाएगा, लेकिन सिग्नल तो ग्रीन था। तो फिर सच कौन बोल रहा है? अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कवच सिस्टम होता ट्रेन में तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। देखो पर्सनली मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कवच सिस्टम होता भी ना तो भी एक्सीडेंट होता, एक्सीडेंट होने से रोकना नामुमकिन था। क्योंकि देखो कवच सिस्टम का काम क्या है, अगर सामने से कोई ट्रेन आमने सामने आ रहा है तब इसका हाई फ्रीक्वेंसी इसको पकड़ लेगा एंड ट्रेन की जो स्पीड है अपने आप कम होता जाएगा। एंड ये पकड़ता कितना दूर से है, करीब 10 किलोमीटर दूर से इसका जो फ्रीक्वेंसी है पकड़ लेता है। दूसरा क्या है, मान लो एक ही लाइन पर दो ट्रेन एक साथ चल रहे हैं एंड उस टाइम में कवच सिस्टम काम कर सकता है कि जो पीछे वाला जो ट्रेन है उसको रोक दिया जाए ताकि सामने वाला जो ट्रेन है वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाए, उसके बाद पीछे वाला ट्रेन आगे जाए। लेकिन ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगा, लाइन किस तरफ मुड़ा हुआ है, ये डिटेक्ट करना कवच सिस्टम का काम है ही नहीं। इसके लिए आपको कैमरा बिठाना पड़ेगा, हाई लेवल का कैमरा बिठाना पड़ेगा, तो ड्राइवर को ये दिख सकता है या फिर कंट्रोल सिस्टम को ये दिख सकता है कि हाँ ये लाइन जो है ये मुड़ा हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम कर्व लाइन की तरफ मुड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाँ कवच सिस्टम होने से ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कवच सिस्टम होता तो ट्रेन जब लूप लाइन में गया तब तो स्पीड कम कर सकता था, ऑब्वियसली कम कर सकता था, लेकिन उतना डिस्टेंस में, उतना छोटा डिस्टेंस में कितना स्पीड कम हो पाता, मैक्सिमम 20-30। ट्रेन चल रहा था 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर हम मान ले कि 30 किलोमीटर में कम हो गया तो भी 100 किलोमीटर पर आवर से टक्कर होना बिल्कुल ही पॉसिबल था। तो टक्कर होना बिल्कुल पॉसिबल था, इसको बचा कोई नहीं सकता था। अगर स्पाइडरमैन भी वहां पर होता ना तो भी एक्सीडेंट होता था, क्योंकि स्पाइडरमैन को भी तो काफी टाइम लग गया था ट्रेन को बचाने में। लेकिन हाँ, इससे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली रेलवे की गलती यहाँ पर है। देखो 2022 से 2023 के अंदर अंदर रेलवे ने ये कहा था कि ये जो कवर सिस्टम है करीब 2000 किलोमीटर तक ये कवर कर लेगा, लेकिन कितना कवर कर पाया, करीब 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया। लेकिन 600 किलोमीटर अभी भी बाकी है। 2023 का 6 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, मतलब एक साल से ऊपर 6 महीने ऑलरेडी बीत गए हैं, फिर भी करीब 1400 किलोमीटर के आसपास ही रेलवे ने कवर कर पाया है। एंड अगर इस तरीके से काम करता रहा ना तो इंडिया में कुल मिलाकर 68,000 किलोमीटर तक हमारी रेलवे बिछाए हुए हैं। तो इसको पूरा करने में अगर इस तरह से काम करे तो हम तो भाई मर जाएंगे, हम तो यार इसको खत्म होते हुए देख नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। बात तो सही है। क्योंकि अगर इस स्पीड से काम होता रहा ना तो यार 50 साल तो मिनिमम है, आप समझ लो 50 साल तो लगेगा इसको खत्म होने में। तो हम तो उस टाइम तक नहीं रहेंगे, हमारे जो अगले जनरेशन है वो शायद कंप्लीट होता हुआ देख पाएगा कवच सिस्टम को। तो ये ऑब्वियसली एक फेलियर है, आप कह सकते हो। दूसरा फेलियर क्या है, देखो 2017-18 में रेलवे ने एक नया डिवीजन ओपन किया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम के लिए। सिस्टम का नाम क्या था, राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। इसमें फंडिंग किया जाएगा। फंडिंग कौन करेगा, इंडियन रेलवे करेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। पर ईयर 20,000 करोड़ का एक एस्टिमेट खर्चा निकाला गया। इसमें से 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 5,000 करोड़ रेलवे देगा। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। लेकिन आपको एक मजे का बात बताऊं, पिछले 3 सालों में रेलवे ने इसके पीछे एक भी पैसा खर्च नहीं की है। मतलब 5,000 5,000 5,000 3 सालों का 15,000 करोड़ रेलवे ने दिया ही नहीं है। इसके ऊपर से रेलवे ने करीब 2,000 करोड़ जितना अमाउंट नॉन सिक्योरिटी फंड के लिए खर्चा कर दी है। मतलब 15,000 करोड़ तो दिया नहीं है, ऊपर से 2,000 करोड़ किसी और काम के लिए खर्चा कर दी है। सिक्योरिटी सेफ्टी सिस्टम के लिए नहीं, कुछ और कामों के लिए खर्चा हो गया है ये पैसा। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आज के टाइम पर अगर सच में अपग्रेड की जरूरत है ना तो हमारे लाइंस, हमारे सिस्टम, हमारे जो लोको पायलट्स है, जो इंजीनियर्स है, उनकी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। देखो एक तरफ जहां पर हमारे देश में वंदे भारत जैसे ट्रेन को इनोवेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे लाइन, हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम का ये हाल है। ये एक करवा सच हमें मानना पड़ेगा। अब यार आप में से काफी सारे लोग ये मेरे को कह सकते हो कि यार तू नहीं चाहता वंदे भारत जैसे ट्रेन हमारे इंडिया में आए। देखो दोस्तों, मैं ऑब्वियसली चाहता हूं कि वंदे भारत जैसा ट्रेन हमारे इंडिया में और भी ज्यादा आए, या फिर इससे भी हाई क्वालिटी वाला ट्रेन हमारे इंडिया में आए, मैं चाहता हूं। लेकिन आप मेरे को एक चीज कहो, वंदे भारत चलाने जैसा ट्रैक क्या हमारे पास मौजूद है?
द आंसर इज नो, हमारे पास नहीं है। वंदे भारत का स्पीड और भी काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ट्रैक्स के कारण ये 130 तक ही सीमित है। ये और भी काफी ज्यादा स्पीड से चल सकता है, लेकिन हम चला नहीं पाते क्योंकि हमारे ट्रैक्स, हमारा सिस्टम वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। ये एक फेलियर है आज के टाइम पर हमारे इंडियन रेलवेज का। देखो, मैं वंदे भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। वंदे भारत एंड वंदे भारत जैसे और ट्रेन हमारे इंडिया में जरूर आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा हमारे ट्रैक्स के ऊपर, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, हमारे सेफ्टी सिस्टम के ऊपर। जो हमारे रेलवेज में काम करते हैं उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है। वंदे भारत की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का प्रॉपर ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, सेफ्टी सिस्टम, ट्रैक्स चेंज करने की जरूरत सबसे पहले है। एंड रेलवेज को शायद इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखा जाए बाकी देशों के कंपैरिजन में हम जापान से अपने को कंपेयर करते हैं, लेकिन जापान के ट्रैक्स, जापान की ट्रेन सिस्टम कितना अपग्रेड है। जापान में अगर 2 मिनट में ट्रेन लेट हो जाए ना तो ड्राइवर आके खुद माफी मांगते हैं। एंड हमारे यहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन तक ट्रेन डिले हो जाते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कह पाते। तो ये तो एक फेलियर है ना भाई। ये जो डिलेस है ये क्यों होता है? हमारे सिस्टम की वजह से। तो सबसे पहले हमें अपना सिस्टम बदलने की सख्त जरूरत है। आपका क्या राय है इस मामले में, मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो, क्या मेरी बात सही है कि नहीं, आप ये भी कमेंट करते हुए जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका अगर कोई रिकमेंडेशन है प्लीज कमेंट डाउन बिलो। शेयर कर दो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज करके बन जाना फैमिली का हिस्सा एंड बेल आइकन को जरूर से बजा देना। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज्यादातर लोग आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक पहुंच जाए यार सबसे पहले। तो चलो, मैं ऑप्शन है कोई वीडियो में नया कोई टॉपिक के साथ, मतलब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।